बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today is my first demo class in Fazil Unani classes. Are you able to hear me? आप लोगों को आवाज आ रही है? Okay. Is screen is sharing to all of you? So आज मैं आप लोगों की फर्स्ट डेमो क्लास है ऑब्स्टेट्रिक्स की इन फाजिल यूनानी क्लासेस। Myself, Dr. Salma Mirza. I had done my MS in Gynecology and Obstetrics from NIUM Bangalore. फाजिल यूनानी क्लासेस में हमारा टारगेट ये रहेगा आप लोगों के लिए कि एक तो आप लोगों को यूनानी टर्मिनोलॉजीज हर सब्जेक्ट की आपको पता होती रहे, क्योंकि ये मस्ट है। अब सपोज कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, टुडेज माय टॉपिक इज डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आपके पेपर में हमल की तशखीस लिख कर आ गया तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने, और इंग्लिश में उस चीज़ को मैंने लिखा है क्योंकि पेपर इसी तरह से आता है। हमल की तशखीस इसी तरह से लिखा होता है पेपर में आप लोगों के, उर्दू में नहीं लिखा होता। उर्दू के वर्ड्स इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों का ये इस तरह से कंप्लीट करवाऊं। तो टेल नाउ, गेट रेडी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लास। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग बीच बीच में बताते रहेंगे किस तरह से पेपर में आते, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, हमल की तशखीस। तो बिफोर अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यू शुड नो व्हाट इज प्रेगनेंसी, व्हाट इज हमल। प्रेगनेंसी यूनानी टर्मिनोलॉजी में उसे हमल कहते हैं। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ वन और more offspring known as embryo or fetus in women's uterus। तो एक बच्चा हो या ट्विंस हो तो वो एम्ब्रियो या फीटस कहलाते हैं, जो कि डेवलप होते हैं वुमेन्स के यूट्रस में। तो उसे को हम कहते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन इज, जो रिप्रोडक्टिव एज है जो औरतों की होती है जिसमें वो कंसीव कर सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, दैट इज 13 to 45 ईयर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि यंगेस्ट वुमेन टू कंसीव, सबसे छोटी यंगेस्ट कौन सी बच्ची थी जिसने, जो कि प्रेग्नेंट हुई थी। तो उसका नाम है लीना मेडिना, जो कि 5 साल 7 महीने की एज थी उसकी, और उस इतनी कम उम्र में ये बच्ची लीना प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट वुमेन टू कंसीव, जो सबसे बुढ़ी लेडी, सबसे ओल्ड, जबकि जो एज होती है कंसीव करने की वो 45 ईयर्स है, लेकिन इन्होंने कंसीव किया था 57 ईयर्स एंड 120 डेज ओल्ड। ये ओल्डेस्ट वुमेन थी जिनकी एज 57 ईयर्स थी, यानी 60 साल के करीब थी, उन्होंने कंसीव किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल एज। व्हाट इज जेस्टेशनल एज? सबसे पहले आप जेस्टेशनल एज समझने की कोशिश कीजिए। जेस्टेशनल एज जो हम निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
it should be calculated from the first day of the last menstrual period. सपोज कोई पेशेंट है, उसको 5 जुलाई को मेंसेस हुए, ठीक है, तो अगर हमें इस पेशेंट की जेस्टेशनल एज मालूम करनी है तो वो हम 5 जुलाई से ही काउंट करेंगे। तो 5 जुलाई टू 5 अगस्त कितने हो गया? 1 मंथ। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स। तो इस पेशेंट की जेस्टेशनल एज अभी 1 महीने की अगर उसकी प्रेगनेंसी है तो 4 हफ्ते 4 वीक्स होगी, ठीक है। तो पूरी जेस्टेशनल एज कितनी होती है? 9 महीने की होती है, तो 9 मंथ और 7 डेज होती है। तो जेस्टेशनल एज जो कि हम काउंट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है वो 9 मंथ और 7 डेज। अगर हम उसको डेज में ही खाली लिखें तो 280 डेज, और प्रेगनेंसी को अगर हम वीक्स में लिखते हैं तो दैट इज द 40 वीक्स। आई थिंक इट्स क्लियर। आप लोग यस और नो मुझे आप बताते रहिए, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप लोग मौजूद भी हैं और समझ में आ रहा है या नहीं। तो जेस्टेशनल एज हम काउंट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि टोटल या तो 280 डेज में होती है, या फिर आप उसे 40 वीक्स में लिख सकते हैं, या फिर 9 मंथ एंड 7 डेज। ओके, लेकिन अगर आपको इसी पेशेंट की ट्रू जेस्टेशनल एज मालूम करनी है, ट्रू जेस्टेशनल एज को फर्टिलाइजेशन एज भी कहते हैं और ओव्यूलेटरी एज भी कहते हैं। ये आप नोट करिएगा ये पॉइंट्स। पेपर में अगर खाली फर्टिलाइजेशन एज लिख के आ गया या सिर्फ ओव्यूलेटरी एज लिख के आए तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। दैट इज सिनोनिम्स ऑफ ट्रू जेस्टेशनल एज। ट्रू जेस्टेशनल एज और फर्टिलाइजेशन एज और ओव्यूलेटरी एज, इसको हम 280 डेज में से 14 डेज माइनस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को 5 जुलाई को मेंसेस हुए, 5 जुलाई को मेंसेस हुए, तो उसके 14 डेज ही बाद तो ओव्यूलेशन होगा पेशेंट को। मेंसेस होते ही तो ओव्यूलेशन होता नहीं है, 14 दिन के बाद होता है। तो 14 डेज के बाद ही तो उसने कंसीव करेगी। जब ओव्यूलेशन होगा, ओवम निकलेगा, जब ही वो कंसीव कर पाएगी। उससे पहले मेंसेस होते ही तो कंसीव कर नहीं सकती, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज में से हम 14 डेज माइनस कर देंगे तो हमारी ट्रू जेस्टेशनल एज या फर्टिलाइजेशन एज या ओव्यूलेटरी एज आती है, क्योंकि मेंसेस होने के 14 डेज के बाद ही वो कंसीव कर पाएगी, उससे पहले नहीं कर सकती कंसीव, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज कितनी होती है बताया था मैंने, देखिए आपको कर्सर देखिए, 280 डेज। लेकिन फर्टिलाइजेशन एज या ट्रू जेस्टेशनल एज या ओव्यूलेटरी एज अगर मालूम करनी है तो हम 280 में से 14 माइनस कर देंगे, दैट इज द 266 डेज। क्लियर? मेंस्ट्रुअल और जेस्टेशनल एज 9 या तो 10 ल्यूनर मंथ्स कह सकते हैं, या फिर 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, या फिर हम 280 डेज या 40 वीक्स। क्लियर? नाउ प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि फर्स्ट वीक से 12 वीक्स तक, यानी प्रेग्नेंट जब हुई वो, तो अप टू 12 वीक्स दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फ्रॉम 13 to 28 वीक्स दैट इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फ्रॉम 29 to 40 वीक्स दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है? अप टू 12 वीक्स। तो 12 वीक्स कहाँ से काउंट किए हैं हमने? ये जेस्टेशनल एज से। ये ट्रू जेस्टेशनल एज से हमने 12 वीक्स नहीं काउंट किए हैं, जेस्टेशनल एज से, यानी जब उसको पहली बार मेंसेस हुआ। फ्रॉम द इट शुड बी काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो ये 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, तो उसमें जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया की यूनानी टर्मिनोलॉजी है एतबासे तम्स। ड्यू टू इंक्रीज, ये क्यों हो जाता है, क्यों मेंसेस नहीं आते प्रेगनेंसी में? बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है।
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बढ़ जाता है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। इस वजह से पेशेंट को एमेनोरिया हो जाता है। Slight bleeding at the expected time of menstruation rarely occurs in the first 3 months. ऐसा होता है कि जब पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो ऐसा होता है पेशेंट को कि कभी कभी उसको 3 महीने तक मेंसेस की जो डेट होती है उसकी उसी डेट पर हल्की हल्की ब्लीडिंग आ जाती है। जैसे वो पेशेंट आपसे अक्सर कहेगी आकर, डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट तो हूँ मैं, लेकिन मुझे जो मेरा मेंसेस की डेट है उस डेट में मुझे हल्का सा धब्बा आ रहा है, उसमें हल्का हल्का धब्बा आ रहा है। तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्योंकि प्लासेंटा बन रहा होता है, इस वजह से वहां पर इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में जो यूट्राइन लाइनिंग है उससे वो एडहेयर होता है, उस वजह से हल्की सी ब्लीडिंग, स्कैंटी ब्लीडिंग आ जाती है। और वो ब्लीडिंग अक्सर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ मेंसेस के ही आती है। तो वो पेशेंट को आप कहिए कि घबराने वाली बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो उस साइन को हम कहते हैं हार्टमैन साइन या फिर प्लासेंटल साइन। ठीक है, ये साइन क्या कहलाता है? हार्टमैन साइन या फिर इसको हम प्लासेंटल साइन कहते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखिए, दैट इज द हार्टमैन साइन और प्लासेंटल साइन। नेक्स्ट सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में मतली वक्त है, 50% केसेस में ज्यादातर ये मौजूद होती है प्रॉब्लम। और इसमें क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के वक्त ज्यादा होता है ये, और यूजुअली डिसअपियर आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, इदरारे बोल की ज्यादती, इदरारे बोल की ज्यादती ड्यू टू कंजेशन। अभी क्यों होता है, पेशेंट कहेगी कि प्रेगनेंसी में मुझे बार बार पेशाब आ रहा है, उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू कंजेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा, ब्लैडर की जो म्यूकोजा होती है, मसाना की जो लाइनिंग होती है, वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, कंजेशन ज्यादा हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, जो पेशेंट का जो ब्लैडर कहाँ मौजूद होता है, यूट्रस के एंटीरियर पार्ट में। तो अब प्रेगनेंसी अब हो रही है तो यानी यूट्रस साइज में बढ़ रहा है, ये जो यूट्रस साइज में बढ़ रहा है वो ब्लैडर पर भी प्रेशर डालेगा, उस पर रेस्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लैडर हर वक्त इरिटेट होता रहेगा और पेशेंट को पेशाब की ज्यादा हाजत होगी। तो चेंजेस, और एक वजह और ये भी होती है कि मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन के चेंजेस की वजह से भी प्यास ज्यादा लगती है और पेशाब ज्यादा आता है। और ये यूजुअली डिसअपियर आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ये भी प्रॉब्लम जो है डिसअपियर हो जाती है। अब ये पॉइंट देखिए मैंने हाईलाइट किया है इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज मोर कॉमन ड्यूरिंग 8 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 8वें से 12 हफ्ते तक ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी पेशाब की हाजत पेशेंट को ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज मोर कॉमन ड्यूरिंग, अब 4 चॉइसेस हैं, ड्यूरिंग 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप कौन सा लगाएंगे? 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि 8 to 12 वीक्स में ये ज्यादा कॉमन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं पेशेंट को, ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट हो जाता है हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, हैवीनेस फील होती है पेशेंट को, डिस्कम्फर्ट होता है, प्रिकिंग सेंसेशन, उसे ऐसे लगता है कि अंदर से थोड़ा प्रिकिंग, कोई प्रिक कर रहा है, सुइयां सी चुभ रही हैं, और ज्यादातर ये मोस्टली प्राइमी में होता है। एपेटाइट चेंजेस, क्रेविंग फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड एंड रिफ्यूजल फॉर अदर टाइप्स। अक्सर पेशेंट को किसी खास तरह का खाना खाने की क्रेविंग होती है कि मुझे आज ये नूडल्स मिल जाए या वट एवर, जो भी उसका दिल चाहे, तो कुछ खास खानों की उसको क्रेविंग होती है, और कुछ खास इस तरह के खाने होते हैं कहते हैं मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं खाऊंगी। इस तरह के चेंजेस आते हैं। फटीग, पेशेंट को थकावट सी महसूस होती रहती है। ऑब्जेक्टिव साइंस में ब्रेस्ट साइंस होते हैं, ज्यादातर ये प्राइमी में ज्यादातर होते हैं जो कि पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं। ये ब्रेस्ट साइंस 6 to 8 वीक्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। साइज बढ़ जाता है ब्रेस्ट का,
वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, वहाँ ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है ब्रेस्ट की तरफ भी। पिगमेंटेशन होने लगता है निपल की तरफ और एरियोला की तरफ, सेकेंडरी एरियोला अपीयर होता है, मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स आने लगते हैं। देखो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये नॉन प्रेग्नेंट देखिए ब्रेस्ट है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में ये है, और ये लेट प्रेगनेंसी, देखो ये यहाँ पर इस तरह का पिगमेंटेशन ज्यादा बढ़ गया है, देखो, ठीक है, और इसमें भी बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन लेट प्रेगनेंसी में देखो ज्यादा ब्लैक हो गया ये। और मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स देखो ये है, तो ये दिखाई दे रहा है ना ये एरो के साथ, ये देखो, दैट इज द मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स। और ये है क्या हकीकत में मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स? दीज आर द डायलेटेड सेबेशियस ग्लैंड्स, ये आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। आप लोग जरा 2 मिनट वेट करिए, मैं कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? हेलो, हाँ बताइए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? साइमीन जहाँ आपने हैंड रेज किया था, कुछ प्रॉब्लम है आपको? चलिए, नेक्स्ट इज क्लास के बाद बात करते हैं। आप लोग मैं क्लास ले लूं, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है? मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है अगर आप लोगों को, तो आप मैसेज करके बताइए मुझे। पर एब्डोमेन फाइंडिंग्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यूट्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूट्रस रिमेन अ पेल्विक ऑर्गन अंटिल 12 वीक्स। दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी जब तक 12 हफ्ते की होती है, तो यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन ही रहता है, आपको ऊपर से महसूस नहीं होगा। और इट में फेल्ट जस्ट पर एब्डोमेन एज ए सुप्राप्यूबिक बल्ज। आपको ऐसा लगेगा कि सुप्राप्यूबिक रीजन में हल्का सा कुछ उभार सा आ रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगी प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स। यूट्रस पेल्विस में ही होता है, एक तो ये पॉइंट। तो यूट्रस पेल्विक ऑर्गन में कब कौन से हफ्ते तक रहता है प्रेगनेंसी के? अप टू 12 वीक्स। नोट करिए। फिर पेल्विक चेंजेस देखिए क्या क्या आते हैं इसमें। पेल्विक चेंजेस में पहला साइन, ये इंपॉर्टेंट साइंस है, जैक्वेमर्स साइन, इसको हम चेडविक साइन भी कहते हैं, जो कि कब देखने को मिलता है? जब प्रेगनेंसी 8 हफ्ते की होती है। 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने की, ठीक है? तो इसमें क्या है कि ब्लूइश और पर्पल कलर ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वेजाइना जस्ट बिलो द यूरेथ्रल ऑरिफिस। यूरेथ्रल ऑरिफिस के जस्ट बिलो वहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है? वजह क्या होती है ये ब्लूइश डिस्कलरेशन होने की? क्योंकि पेशेंट प्रेग्नेंट है। जब पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसके यूट्रस में जब बेबी पनप रहा है, बच्चा
बढ़ रहा है तो वहां ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी यूट्रस की तरफ। जब ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्लू कलर की हमें नजर आएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज वस्कुलरिटी। ठीक है। नेक्स्ट साइन इज ऑजिएंडर साइन। ऑजिएंडर साइन भी 8 हफ्ते में देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं सब। इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निसेस ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलरिटी। जब आप पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो आप जब लेटरल, कितने फॉर्निक्स होते हैं? 4 फॉर्निक्स होते हैं, ये तो मालूम है ना आप लोगों को। चलिए वो तो जब हम लोग एनाटमी स्टार्ट करेंगे, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो स्टार्टिंग से बताएंगे पूरी एनाटमी। लेकिन जो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 4 फॉर्निक्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल फॉर्निक्स होते हैं वेजाइना के। जब वेजाइना में हम फिंगर इंसर्ट करते हैं, तो जब फिंगर लेटरल फॉर्निसिस की तरफ जाती हैं तो वहां पर आपको पल्सेशंस महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पे आके कोई चीज टकरा रही है। तो वो भी वजह क्या है? क्योंकि यूट्रस की तरफ वस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो आपके हाथ पर पल्सेशंस महसूस होंगी। एक चीज और, ये ऑजिएंडर साइन एक कंडीशन में और मिलता है, मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। इट इज ऑल्सो सीन इन एक्यूट पीआईडी। एक्यूट पीआईडी के केस में भी पल्सेशंस लेटरल फॉर्निक्स में इंक्रीज मिलती है। ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना है आप लोग मैसेज करिए, मैं देख रही हूँ, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट साइन इज गुडेल साइन, जो कि 6 हफ्ते पे मिलता है। इसमें क्या होता है, सर्विक्स को जब आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके सर्विक्स को टच करोगे तो आपको सर्विक्स एकदम सॉफ्ट सी महसूस होगी। ठीक है, जैसे लिप ऑफ द माउथ, इस तरह से महसूस होगी, तो उसको हम गुडेल साइन कहते हैं। ये तो कौन से साइंस थे? पेल्विक साइन। नेक्स्ट इज यूट्राइन साइन, रहमी निशानियां। इसमें क्या होता है, अब हम यूट्राइन साइंस जो देखते हैं वो हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें बाई मैनुअल एग्जामिनेशन ही करना पड़ेगा। इस तरह से बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, पिक्चर देख लो ये। इसमें एक फिंगर वेजाइना के थ्रू अंदर डालते हैं और दूसरी फिंगर एब्डोमेन पे रखते हैं और फिर दोनों हाथों से करके पालपेट करते हैं। तो इसमें 6ठे हफ्ते पर यूट्रस आपको महसूस होगा साइज ऑफ द बॉल, साइज ऑफ एग, जैसे अंडे का साइज नहीं होता है, ऐसा महसूस होगा। जब 8 वीक्स की प्रेगनेंसी होगी तो क्रिकेट बॉल के साइज का महसूस होगा। ये सब पॉइंट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 12th वीक्स की प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज कैसा लगेगा हमें, जैसे फीटल हेड का साइज होता है। एक साइन हमें यूट्राइन साइन में हिगार्स साइन मिलेगा। उसमें क्या होगा कि जब आप एक फिंगर, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये एक फिंगर जब आप ये वाली देखिए वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करी, ये वाली दूसरी फिंगर आपने ये वाली पर एब्डोमेन रखी, और जब आपने दोनों फिंगर को देखा तो ये दोनों फिंगर एक दूसरे से टकराने लगी, अपोज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो खाली है और दोनों फिंगर को आसानी से अपोज कर लेगा। क्योंकि अभी तो ये प्रेगनेंसी जो है अभी 12 हफ्ते की ही है, और जो कि ये साइन हमें 6 to 10 वीक्स में ही मिलता है, तो आपको ये दोनों फिंगर ये जो है अपोज हो जाती है। तो इस साइन को हम हिगार्ड साइन कहते हैं, जो कि 6 to 10 वीक्स में मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट साइन इज पाल्मर साइन, जो कि 4 to 8 वीक्स पे मिलेगा। इस साइन में क्या देखते हैं, दैट इज द रेगुलर एंड रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन से देखेंगे, रेगुलर और रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होगा। नेक्स्ट इज पिस्केसिक साइन, जो कि 6 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी पर हमें देखने को मिलता है। इसमें इसमें क्या होता है कि अगर लेटरल इम्प्लांटेशन है, बेटा ये एग्जामिनेशन नहीं है, लेटरल इम्प्लांटेशन, अगर बेबी लेटरली यूट्रस में इम्प्लांट है तो आप क्या देखोगे कि यूट्रस जो है वो एसिमेट्रिकल एनलार्ज्ड है। ठीक है, ये कुछ हम टेस्ट करवाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इसमें पहला टेस्ट जो मेन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में, वो HCG फुल फॉर्म है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये हार्मोन जो है दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, फंक्शनली एंड केमिकली सिमिलर टू द पिट्यूटरी LH और FSH। इसका फंक्शन और केमिकली ये पिट्यूटरी LH और FSH से सिमिलर होता है। इस हार्मोन की जो हाफ लाइफ होती है वो 24 आवर्स होती है। किसी को पता है हाफ लाइफ क्या है? व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ होता है द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ समथिंग टू अंडरगो अ प्रोसेस।
जैसे कि हाफ HCG को कितने टाइम पीरियड की जरूरत है कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सके। पूरे HCG की जरूरत भी नहीं है, पूरा HCG यूज हो जाए, हाफ ही HCG इतना काम कितनी देर में कर लेगा, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ एनीथिंग। अभी इसकी जो HCG की जो हाफ लाइफ है वो 24 आवर्स है। अर्ली प्रेगनेंसी बिफोर 5 weeks, HCG is synthesized, expressed in both syncytiotrophoblasts and trophoblastic cells of blastocyst, but later by syncytiotrophoblasts of placenta। बस आप इतना याद रखो कि अर्ली 5 weeks में ये जो HCG है वो सिंथेसाइज्ड होता है सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट में, और उसके बाद भी वो सिंसाइशियो, पहले तो सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स दोनों में होता है, लेकिन लेटर बाद में जाकर खाली सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट से ये सिंथेसाइज होगा। HCG enters in the maternal blood at the time of blastocyst implantation। जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस में, ये तो हम आपको जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे पूरा डिटेल उसमें बता देंगे कि ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है, क्योंकि बेबी बनने से पहले जो स्टेज आती है वो ब्लास्टोसिस्ट की आती है, और यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, फिर फर्दर जाकर ये ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड होकर फिर वो बेबी बनता है और प्लासेंटा बनता है, आगे जाके पूरा प्रोसेस होता है। तो जो HCG जो माँ के ब्लड के अंदर जब एंटर जब ही होगा जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस में। आप ये पॉइंट याद रखना। It can be detected in the maternal serum or urine as early as 8 to 9 days after the fertilization। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सीरम में, माँ के ब्लड में और यूरिन में ये फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन के बाद हमें मिलने लगता है, और इसकी कंसंट्रेशन डबल कब होती है? हर 2 दिन के बाद, ठीक है। और ये पीक लेवल पे पहुंचता है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml एट 8 to 10 weeks। और सेकेंडरी पीक अकर होती है, पहली पीक तो 8 से 10वें हफ्ते पे होती है 8 to 10 weeks, और सेकेंडरी पीक कब होती है? एट 32 weeks, ठीक है। और ये यूरिन से डिसअपियर हो जाता है, जैसे मान लो बेबी डिलीवर्ड हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो अब वो माँ के यूरिन में ये हार्मोन नहीं मिलेगा 2 दिन के बाद, 2 days आफ्टर द डिलीवरी। लेकिन माँ के जो सर्कुलेशन में, उसके ब्लड में वो डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स याद रखना। HCG मदर के यूरिन से गायब हो जाता है डिलीवरी के 2 दिन के बाद, ठीक है। लेकिन माँ के ब्लड से जो HCG गायब होता है वो डिलीवरी के 2 वीक्स के बाद होता है। यूरिन से 2 दिन के बाद हो जाता है और ब्लड से 2 हफ्ते के बाद होता है। क्लियर? अब ये टेस्ट है जो हम करवाते हैं HCG के, आपको इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, बस आप टेस्ट के नाम याद रखिए। रेडियो इम्यूनो एसे से हम HCG देखते हैं, इम्यूनो रेडियो मेट्रिक एसे से देखते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसको हम एलाइजा कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरो इम्यूनो एसे। USG इन अर्ली प्रेगनेंसी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप लोग जो मौजूद हैं बच्चे, क्या क्या नाम है, आकिब, अनम, आदिल, आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ? और भी बहुत से हैं इस वक्त, फिलहाल चैट में ये 4-5 हैं। आप लोग जितने भी प्रेजेंट हैं सबको क्लियर हो रहा है ये चीज? ओके। नेक्स्ट, USG इन अर्ली प्रेगनेंसी। शुरुआत के दिनों में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड 2 तरह से होते हैं, तो आपको मालूम ही होगा सबको। TVS ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, TAS ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। जेस्टेशनल सैक जो आपको दिखाई देगा TVS में वो 4 weeks और 5 days में मिलेगा, और TAS में कब मिलता है? 5 weeks और 5 days।
आप याद रखना 4 के बाद 5 आ जाता है, या 4 वीक्स 5 डेज, और डेज दोनों में बराबर है, या 5 वीक्स 5 डेज। योग सैक 5 वीक्स में मिलेगा, और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमें 6 वीक्स में मिलेगा, 5-6। फीटल पोल टीवीएस में 6 वीक्स में मिलता है, ये देखिए, और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में 7 वीक्स, यानी कि 6-7। फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो है टीवीएस में हमें 6 वीक्स में मिलती है, और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में 7 वीक्स में मिलती है, 6-7। ये पॉइंट्स ऐसे याद रखना। 2 टेबल बनाना जल्दी से। टेबल बनाने के बाद टीवीएस लिखिएगा, टीएएस लिखिएगा, और बस याद रखना कि टीवीएस में कम और टीएएस में बढ़ा हुआ होता है। यहाँ 4 वीक्स 5 डेज, 5 वीक्स 5 डेज। योग सैक 5 वीक्स, यहाँ 6 वीक्स। फीटल पोल यहाँ 6 वीक्स, यहाँ 7 वीक्स। फीटल कार्डियक एक्टिविटी दोनों में, फीटल पोल और कार्डियक एक्टिविटी देखो दोनों में सेम है। टीवीएस में 6 वीक्स 7 वीक्स, कार्डियक एक्टिविटी भी 6 वीक्स 7 वीक्स। एक पॉइंट नोट करके देख लो। टाइटर ऑफ एचसीजी विजुअलाइज जेस्टेशनल सैक विद इन द यूट्रस। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन की कितनी वैल्यू हो जो कि जेस्टेशनल सैक यूट्रस में हमें देखने को मिल जाए। अगर आप टीवीएस करवा रहे हैं, यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवा रहे हैं अगर आप, तो जेस्टेशनल सैक जो हमें मिलेगा, तो एचसीजी कितना होगा जो हमें जेस्टेशनल सैक मिले, ये याद रखना, 1000 से लेकर 1500 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml। यानी एचसीजी की इतनी मिकदार अगर खून में आ रही है तो हमें जेस्टेशनल सैक टीवीएस में देखने को मिल जाएगा, यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में हमें जेस्टेशनल सैक मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और अगर एचसीजी की मिकदार 3500 से लेकर 6000 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml आ रही है, ये ml है, ठीक है, तो हमें जेस्टेशनल सैक टीएएस में देखने को मिलेगा, ठीक है। टीएएस में देखने को हमें जेस्टेशनल सैक फिर मिल जाएगा। क्लियर? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। नाउ द डायग्नोसिस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी वही चीज होगी, एमेनोरिया होगा, पीरियड्स नहीं आएंगे, मेंसेस नहीं होंगे, मॉर्निंग सिकनेस होगी, सुबह के वक्त उसको घबराहट होगी, उल्टी सी महसूस होगी हल्की हल्की। यूरिनरी सिम्टम्स ग्रेजुअली डिक्रीज, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन नहीं हो रहा था, बार बार पेशाब आ रहा था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस अब ऊपर बढ़ रहा है। अब खाली ब्लैडर पे प्रेशर नहीं डालेगा, ब्लैडर तो नीचे ही है पेल्विस में, अब यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएंगे। तीसरा होगा, ये देखो इंपॉर्टेंट, क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या है? पेशेंट को महसूस होगा कि उसके अंदर कोई जिंदगी पनप रही है। परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट्स बाय द प्रेग्नेंट वुमन, उसको बच्चे की हरकत महसूस होगी। प्राइमी में 18 से 20 हफ्ते में महसूस होती है हरकत, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है। और जो मल्टी पैरा होती हैं, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनको वो 16 to 18 वीक्स में महसूस होती है, ठीक है। तो इस साइन को हम कहते हैं क्विकनिंग। और उसको पेशेंट और के सिम्टम बताएगी, कहेगी मेरा पेट भी बढ़ रहा है, एंड एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। साइंस में क्या होगा? क्लॉज्मा, यानी गालों के ऊपर थोड़ा सा पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा अक्सर ये, तो ये 24 वीक्स में मिलेगा हमें। सेकेंडरी एरियोला, एरियोला के पास एक दूसरा एरियोला और बन जाएगा, काला काला सा गोल गोल, वो 20 वीक्स में मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, एब्डोमेन को एग्जामिन करोगे आप, तो आप क्या देखेंगे? देखिए इसमें एक लाइन जो है वो एक्सटेंड करेगी सिम्फाइसिस प्यूबिस से नीचे से अप टू द, यहां तक ऊपर देखो, सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होगी अप टू द इंसिफॉर्म कार्टिलेज, वो लाइन कहलाती है लीनिया नाइग्रा, जो कि हमें कौन से हफ्ते में मिलेगी? प्रेगनेंसी के 20 वीक्स पर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रे ग्रेविडेरम, पिंक और व्हाइट विजिबल लाइंस, देखो ये इस तरह से पेशेंट के इस तरह की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये विजिबल होंगी लोअर एब्डोमेन में टुवर्ड्स द फ्लैंक्स, ये कहलाती हैं स्ट्रे ग्रेविडेरम। आप जब पाल्पेट करेंगे पेशेंट को, तो आप फंडल हाइट देखेंगे, तो
इंक्रीज विद प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। आप जब पाल्पेट करके देखोगे तो फंडल हाइट आपको बढ़ती हुई मिलेगी। सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में, ये देखो, ये यहाँ पर जो ये हाथ रखा है, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये क्या है, ये है अम्बलाइकस। इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट कौन सा है, ये, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में जब हमें अगर फंडल हाइट मिल रही है तो वो कौन से हफ्ते में मिलेगी, 16 वीक्स पे। ये पॉइंट याद रखना। एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, ये अम्बलाइकस के लेवल पर अगर आपको फंडल हाइट मिल रही है वो आपको कौन से हफ्ते में मिलेगी, 24 वीक्स पर। At the junction of lower 1/3 and upper 2/3 of the distance between the umbilicus and एनसीफॉर्म कार्टिलेज एट 28 वीक्स। यहाँ पर जैसे ये एनसीफॉर्म कार्टिलेज ये है जहाँ ये वाला हाथ रखा हुआ है, देखो ये एनसीफॉर्म कार्टिलेज की यहाँ पर है। तो अब जंक्शन ऑफ लोअर 1/3 एंड अपर 2/3, लोअर 1/3 और अपर 2/3 समथिंग यहाँ पर जो हाइट मिलेगी